स्वागत है इस खास विश्लेषण में जहां आज हम डीकोड करने वाले हैं 81,000 करोड़ रुपए के उस विशाल ग्रेट निकोबार द्वीप विकास प्रोजेक्ट को जिसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ है देश की बहुत बड़ी रणनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा, तो दूसरी तरफ है प्रकृति और वहां रहने वाले लोगों के अस्तित्व को बचाने की गुहार। आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं। इस पूरे मुद्दे को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे इस मेगा प्रोजेक्ट की रणनीति, फिर देखेंगे इसके बुनियादी ढांचे का ब्लूप्रिंट, उसके बाद इसकी भारी पारिस्थितिकी कीमत, फिर वहां के मूल निवासियों पर मंडराते खतरे की बात होगी और आखिर में नजर डालेंगे इसकी बोलियों, लागत और मंजूरियों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, एक रणनीतिक मेगा प्रोजेक्ट। आखिर ये प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार में ही क्यों बन रहा है? इसके लिए हमें इस द्वीप की अनोखी भौगोलिक स्थिति और हिंद महासागर में इसकी अहमियत को थोड़ा करीब से समझना होगा। आप जरा इस स्थिति को ध्यान से देखिए। ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से तो काफी दूर है, लेकिन मलक्का जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। ये इंडोनेशिया के सबांग डीप सी बंदरगाह के भी बेहद करीब है। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापार और सैन्य रणनीति के लिहाज से ये जगह भारत के लिए कितनी ज्यादा अहम है। रणनीतिक अहमियत तो साफ है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, बुनियादी ढांचे का ब्लूप्रिंट। चलिए देखते हैं कि नीति आयोग और अंडमान निकोबार विकास निगम ने आखिर इस द्वीप के लिए क्या मास्टर प्लान तैयार किया है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इसे अगले 30 सालों में पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि इसे लॉजिस्टिक्स, इको टूरिज्म और रक्षा का एक सेल्फ सस्टेनिंग हब बनाया जा सके। इसमें गैलाथिया बे में एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गैस और सोलर पावर प्लांट और करीब 3.5 लाख नए निवासियों के लिए नए शहर बसाने की पूरी योजना शामिल है। और इस सब के लिए जो बजट तय किया गया है वो सच में हैरान करने वाला है। 81,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये एक बहुत ही विशाल राष्ट्रीय निवेश है जो इस पूरे द्वीप की तस्वीर बदल कर रख देगा। लेकिन हर विकास की एक कीमत होती है, और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, इसकी पारिस्थितिकी कीमत यानी इकोलॉजिकल टोल। गैलाथिया और कैम्बल बे नेशनल पार्क के इतने करीब इतना बड़ा औद्योगिक ढांचा खड़ा करने का पर्यावरण पर क्या असर होगा? अगर हम विकास से पहले के और नए प्लान वाले नक्शों को मिलाएं तो कुछ बहुत ही गंभीर विसंगतियां सामने आती हैं। शोधकर्ता काफी चिंतित हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए वहां की मूंगे की चट्टानों यानी कोरल रीफ्स को उनकी जगह से हटाना पड़ेगा। इसके अलावा जो संरक्षित कोस्टल रेगुलेशन जोन हैं, उनकी सीमाएं भी काफी हद तक बदल दी गई हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पर्यावरण मंत्रालय के आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि लगभग 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन कई स्वतंत्र वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां के जंगल बहुत ज्यादा घने हैं। इसका मतलब यह है कि काटे जाने वाले पेड़ों की असली संख्या आधिकारिक अनुमानों से कहीं ज्यादा यानी कई लाखों में हो सकती है। इतने बड़े पैमाने पर जंगलों के कटने का सीधा असर वहां के उन खास जानवरों पर पड़ेगा जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। गैलाथिया बे के आसपास का 10 किलोमीटर का इलाका लेदरबैक समुद्री कछुए, खारे पानी के मगरमच्छ और निकोबार मकाक जैसे दुर्लभ जीवों का घर है। इनमें से कुछ प्रजातियां तो इतनी नई हैं कि साल 2025 में ही उनकी आधिकारिक खोज हुई है। पर्यावरण से आगे बढ़ें तो ये मुद्दा और भी गंभीर हो जाता है। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, अस्तित्व का खतरा। यहां बात सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों की नहीं है, बल्कि इस द्वीप के उन 1761 मूल निवासियों की भी है जिनके मानवाधिकार और अस्तित्व दांव पर लगे हैं। यहां की जमीन के बंटवारे को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ग्रेट निकोबार का लगभग 92% हिस्सा संरक्षित जनजातीय रिजर्व है, लेकिन विरोधाभास ये है कि इस संरक्षित रिजर्व का करीब 10% हिस्सा सीधे तौर पर इस मेगा प्रोजेक्ट के बुनियादी ढांचे की चपेट में आ जाएगा। कानूनन देखें तो 2006 का वन अधिकार अधिनियम शोम्पेन समुदाय को वहां के जंगलों के संरक्षण का एकमात्र कानूनी अधिकार देता है, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस स्पष्ट कानूनी अधिकार के बावजूद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने वाले हालिया सरकारी नक्शों में इन जनजातीय जमीनों को स्पष्ट रूप से दिखाया ही नहीं गया है। ये स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप 13 देशों के 39 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की इस डरावनी चेतावनी से लगा सकते हैं। उनका साफ कहना है कि 3.5 लाख बाहरी लोगों का शोम्पेन समुदाय के इलाके में आना उनके लिए एक डेथ सेंटेंस या मौत की सजा जैसा होगा। इस समुदाय में बाहरी बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी ना के बराबर है,
इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से नरसंहार के अपराध के समान माना जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक और पेचीदा मोड़ है, स्थानीय लोगों की अलग अलग राय। जहां एक तरफ लक्ष्मीनगर और गोविंदनगर की ग्राम पंचायतों ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है, वहीं कैम्बेल बे की जनजातीय परिषद इसका कड़ा विरोध कर रही है। उनका कहना है कि उनसे सलाह नहीं ली गई है और वे सरकार की वन्यजीव अभयारण्य योजनाओं के पूरी तरह खिलाफ है। तो इन तमाम पारिस्थितिक और मानवाधिकार चेतावनियों के बीच प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है? ये हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, बोलियां, लागत और मंजूरी। सच तो ये है कि कमर्शियल और ब्यूरोक्रेटिक पहिए बहुत तेजी से घूम रहे हैं। देश की कई दिग्गज कॉरपोरेट कंपनियां जैसे अडानी पोर्ट्स, एसआर पोर्ट्स और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने 41,000 करोड़ के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के पहले चरण के लिए पहले ही बोलियां लगा दी हैं। इनका टारगेट है 2028 तक एक विशाल कंटेनर कैपेसिटी तैयार करना। और हां, काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवंबर 2022 में पर्यावरण को लेकर मंजूरी मिल चुकी है, डीप सी माइनिंग के लिए ब्लॉक बांटे जा चुके हैं और नए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। बुनियादी ढांचा अब सिर्फ प्लान नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत बन रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा प्राकृतिक खतरा भी मंडरा रहा है। इस सारा विशाल निर्माण एक बेहद एक्टिव भूकंपीय फॉल्ट लाइन यानी सिस्मिक जोन के ठीक ऊपर हो रहा है। भूवैज्ञानिकों को 2004 जैसी एक और भयंकर सुनामी का डर सता रहा है, जब इस द्वीप का दक्षिणी सिरा 15 फीट तक पानी में डूब गया था। जरा सोचिए, क्या यह प्रोजेक्ट लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगा? तो अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के फायदे इतने बड़े हैं कि उनके लिए इस जगह की अनमोल जैव विविधता और सदियों से अलग थलग रह रहे स्वदेशी समुदायों के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया जाए? इस विशाल तराजू के दोनों पड़लों को तौलना ही आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है।